तुमने शराब पी रखी है? अरे वो हमारे दोस्तों ने थोड़ा लिटिल लिटिल पिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? अरे इसमें बताना क्या है, जमाना पीता है भाई। जमाना पीता हो चलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, इसी की वजह से फूफा जी ने मेरे साथ। अरे तो हमने तुमको बचा लिया ना तुम्हारे फूफा जी से। चलो अब हमारा मूड मत ऑफ करो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है भाई। गणेश, सर, एक कंकाल को एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि ये कंकाल 18 ईयर्स एंड अबव किसी लड़के का है सर। क्या? तो डॉक्टर, क्या लड़के की मौत भी उसी दौरान हुई होगी जिस दौरान लड़की की मौत हुई, जिसका कंकाल हमें लक्ष्मी सदन की दीवार में मिला? हो सकता है सर, मैं आपको डिटेल रिपोर्ट जल्दी सेंड करता हूँ। ये चेन हमें कंकाल पे मिली थी। क्या समीर ऐसी चेन पहनता था? मैम, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए, हमें लगता है कि कृतिका के साथ साथ समीर का भी मर्डर हुआ है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे ये क्या है? ये तो कंकाल है। वो तो किसका कंकाल है ये? किसको मारकर गाड़ा यहाँ पे? सर, हमें कुछ नहीं मालूम। हमारा कोई लेना देना नहीं है इस कंकाल से। आपके घर की दीवार में कंकाल है और आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है? सर, हम इस घर में सिर्फ 2.5 साल से ही रह रहे हैं। हमने ये घर बनाया लिया था। क्या पता हमसे पहले रहने वालों ने लाश गाड़ रखी हो यहाँ। हाँ सर, हम तो घर के रेनोवेशन के लिए ये दीवार तोड़ रहे थे। अगर हमने कुछ किया होता तो हम दीवार थोड़ी ना तोड़ते सर। आप दोनों के हाथ में ये चोट कैसे लगी? अपने हथेली को काट के अपने खून की आहुति देना। ये सब उस गुरुजी की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हुआ है। कौन गुरुजी? नवल किशोर शास्त्री। उनके कहने पर ही हमने ये दीवार तोड़ाई थी। अब कंकाल निकला तो भाग गए वो। शर्मा, चलो। ये दोनों तो कुछ अजीब ही बात कर रहे हैं। फॉरेंसिक को बुलाओ तो कंकाल निकलवाओ यहाँ से। ओके सर। पूनम, पूनम, थोड़ी देर ये पढ़ाई छोड़ दे और चाय नाश्ता कर ले। पढ़ाई में ऐसे खो जाती हो ना, तुम्हें खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। लो खाओ। वाह, क्या बताऊं, इस इकोनॉमिक्स ने ना होश उड़ा रखे मेरे। पिछली बार ग्रेड्स कम आए थे ना, तो मैंने ठान लिया था कि इकोनॉमिक्स में तो मुझे टॉप करना है, इसीलिए। तुझ जैसी लगन हो ना, जिंदगी में कोई पीछे रह ही नहीं सकता। लेकिन आज भी तू मुझे बुआ बुआ बोलती है, माँ नहीं बोल सकती। बुआ, कैसी बातें कर रही हो? आप तो माँ से बढ़कर हो। चलो ठीक है, अब से मैं आपको माँ ही कहूंगी। अच्छा चल, जल्दी से नाश्ता कर ले, मैं बाजार जाके सब्जी लेकर आती हूँ। क्या पूनम, बॉयफ्रेंड से बात हो रही थी? नहीं फूफा जी, बस ऐसे ही। क्या है ना कि मैं क्या बोल ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ये फोन पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई थी? नहीं बुआ, मैं बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी और कुछ नहीं। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अनाथ समझ के उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा लगा रहे। मैं आपके रगरग से वाकिफ हूँ। क्या वाकिफ है? इसको तो मैं समझता हूँ। अभी हट।
आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। मैं घर सील करना होगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। मेरा भाई यही नजदीक में रहता है, हम वहाँ चले जाएं। हमसे पूछे भी ना, आप दोनों मुरादाबाद से बाहर मत जाइएगा। देखिए, मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूं। नीलू के घर की वो दीवार मुझे वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं लगी, उचित नहीं थी, इसलिए तुड़वा दी। अब उसमें कंकाल निकल आया, उसमें मेरा क्या दोष है? और इस दीवार को तोड़वाने के लिए जो आप लेबर लेकर गए थे, हमने सुना वो सब आपके चेले थे। बिल्कुल, हमारे चेले थे। नीलू और उसका पति भी आपके भक्त हैं, लेकिन अब वो सारा दोष आप ही पे मर रहे हैं। उनका कहना है कि आप पहले से जानते थे कि दीवार में कंकाल है। हम कैसे जान जाएंगे कि उसमें कंकाल था? अगर जानते तो तुड़वाते क्यों? वो तो मुझे दिव्य ज्ञान से आभास हुआ था कि उस दीवार में कुछ अनिष्ट है, और उसी दिव्य ज्ञान से हमें आभास हुआ है कि नीलू के भाई अविनाश की दाढ़ी में तिनका है। आचार्य जी, दाढ़ी को साइड में रखिए, स्पष्ट शब्दों में बताइए क्या कहना चाहते हैं। नीलू का भाई उस दीवार को गिराने का विरोध कर रहा था। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? दीवार में कुछ गड़बड़ है, कोई बाधा है इसमें। तोड़ दो इस दीवार। अरे बंद करो ये नाटक। ये क्या पागल बना रखा है मेरे दीदी और जीजा जी को? और दीदी, तुम क्यों इस पाखंडी के चक्कर में पड़ी हुई हो? ये तो अपनी दक्षिणा ले जाएगा, और इसके कहने पे तुमने तोड़फोड़ करवा दी ना, तो फालतू के खर्चे में आ जाओगी। ये लो, तुम्हारे भाई को हमारा अपमान करने के लिए बोला यहाँ पर। अरे चुप करिए आप। चुप करो अविनाश। अगर गुरुजी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप। आपने भी कुछ हम उल्टे सीधे काम नहीं किए। पूजा की विधि है, अब बलि तो नहीं चढ़ा सकते, तो सांकेतिक रूप से उस पूजा को संपन्न किया, कोई गुनाह है? और अगर हमें आपके खिलाफ कुछ मिला तो आपके सारे दोष दूर कर दूंगा। हमसे पूछे बिना शहर से बाहर मत जाइएगा, उचित होगा। मेरी वजह से रोज आपको फूफा जी मारते हैं। इससे जब मैं कहीं चली जाती हूँ सच में तो कहीं नहीं जाएगी, और मेरे रहते हुए आदमी तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। वाह शांति, वाह, कितनी महान है तू। हाँ, बहुत महान है। गैरों को भी अपना बना लेती है तू, लेकिन मैं किसी पे एहसान करता हूँ तो पूरा वसूल करता हूँ। अरे इसी कर्म के वजह से ना भगवान ने कभी अपनी औलाद नहीं दी हमें। तेरे को उसको बेटी बनाने का है ना, बनाओ, पर तुम दोनों को इधर चैन से रहने का है तो मेरी बात मान लो, घर की बात घर में ही रहेगी। हट हट। अगर दोबारा इसे हाथ लगाए ना तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। मेरे को अंदर कराएगी तू? करेगी तभी तभी मारेगी। बोला था ना दीदी, उस गुरुजी के चक्कर में दीवार मत गिरवाओ। अब कंकाल निकल गया ना, अब पुलिस आप लोगों का आगा पीछा खंगालने में जुट जाएगी। आपको पता है उस दीवार में किसको मार के गाड़ा गया था? हमें कैसे पता होगा? अरे हमको तो हमारे घर से निकाल दिया पुलिस वालों ने, पूरा घर सील कर दिया उन्होंने। घर तो सील करेंगे ही, और अब आप लोग यहाँ रहोगे तो पुलिस वाले यहाँ भी आएंगे। यानी तो कहना क्या चाहता है? हमारे बुरे वक्त में हमें अपने घर में भी नहीं रखेगा? अरे जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप रहो ना आराम से जब तक रहना है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए कृतिका का कमरा साफ करवा देता हूँ। संभाल अपने आप को। लेकिन कल रात को तो तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा था, और आज अचानक से भाई साहब को वो हार्ट अटैक आया उनको।
पूरा बात कर लिए, वो लोग आधे एक घंटे में डेथ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। चलिए अब अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो कंकाल हमें लक्ष्मी सदन में मिला वो कंकाल किसी लड़की का जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में रही होगी। हालांकि मौत कब हुई होगी डॉक्टर इसका सही से पता नहीं लगा पाए, पर उनका अंदाजा है कि मौत 2 से 3 साल पहले हुई होगी। सर मनोज कह रहा था कि वो और उसकी वाइफ लक्ष्मी सदन में कुछ 2.5 साल पहले रहने आए थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो वो दीवार तोड़वाते ही क्यों? लेकिन वो बाबा नवल किशोर, उसकी बातें भी कम उल्टी पुल्टी नहीं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। और ये भी पता करो कि लक्ष्मी सदन में मनोज और नीलू से पहले कौन रहता था। सर पता चला है कि नीलू के भाई अविनाश की बेटी पिछले 2.5 साल से गायब है। अविनाश की बेटी? ये लड़की अविनाश की सगी बेटी नहीं थी सर। अविनाश और उसकी बीवी ने कृतिका को गोद लिया था। अविनाश की बीवी तो काफ़ी पहले गुजर गई थी, लेकिन 2.5 साल पहले तक कृतिका अविनाश के साथ ही रह रही थी। और सर लक्ष्मी सदन के कुछ नेबर्स के साथ भी बात की मैंने। एक नेबर ने बताया कि नीलू और मनोज 2.5 साल पहले घूमने के लिए आए थे। उस दौरान अविनाश का वहाँ काफ़ी आना जाना था। और सर अविनाश ने अभी तक सबको यही कहा है कि उसकी बेटी कृतिका 2.5 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो क्या ये केस ऑनर किलिंग का केस है? और लक्ष्मी सदन की दीवार में हमें जो कंकाल मिला, क्या वो कंकाल अविनाश की बेटी कृतिका का है? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अब जबरदस्ती उस कंकाल को कृतिका का बता रहे हैं। आप तो चाहते ही नहीं थे कि दीवार टूटे, क्योंकि दीवार टूटती कंकाल बाहर आता और आपका राज भी। अरे सर मेरी बेटी जिंदा है। कहाँ है कृतिका? यही तो मालूम नहीं है कि वो उसे बहकाकर ले कहाँ गया है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? समीर, यहीं पास के इलाके में अपनी चाची के साथ रहता था। वही मेरी बेटी को बहका रहा था। कृतिका, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है उस लड़के से दूर रहा कर। पर पापा समीर में बुराई क्या है? वो लड़का हमारी बेटी का नहीं है। मैं ये सब में नहीं मानती पापा। उस लड़के ने कृतिका का दिमाग खराब कर रखा था और वही हुआ। एक दिन कृतिका उस लड़के समीर के साथ भाग गई। और आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपकी बेटी है कहाँ? मैं उस लड़के की चाची से मिलने गया था, लेकिन उसकी चाची ने भी कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाया। पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि आप कांड करके बैठे हुए। उस लड़के के बारे में बताइए जो कृतिका को लेकर भागा। अब हम पता करेंगे कि कृतिका कहाँ है। आंटी जी, जो लिखा होता है उसे टाला तो नहीं जा सकता। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी जरूरत हो, हमसे बोलिएगा, हम हैं अभी। मुझे अपनी परवाह नहीं है गणेश बेटा। मुझे तो बस पूनम की चिंता हो रही है। वो इस घर में अपने फूफा के साथ सुरक्षित नहीं थी। ये दुनिया ऐसे जानवरों से भरी पड़ी है। आंटी जी, आप एक काम करिए, आप हमारी शादी पूनम से करवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो गणेश? पूनम, हम जानते हैं तुम हमारी दूर की मौसी की बेटी हो, पर आंटी जी हमारी मम्मी भी तो यही चाहती थी कि हमारी और पूनम की शादी हो जाए। पूनम, हमारी मम्मी ना बुआ जी से बात भी करने वाली थी, पर उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। गणेश, पर गणेश सही कह रहा है बेटा। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। मुझे ऐसा लगता है गणेश से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का हो ही नहीं सकता। समीर यहीं रहता? जी, वो मेरा भतीजा था। हमें पता चला कि समीर किसी कृतिका नाम की लड़की से प्यार करता है। उसी के बारे में बात करनी है आपसे। आओ बेटा, बैठे। समीर ने बताया मुझे तुम दोनों के बारे में। तुमने अपने पापा को समीर के बारे में बताया? आंटी, उन्हें सब पता है, लेकिन मैं समझ गई बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। लेकिन कृतिका के पिता ने मुझे और समीर को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया
और एक दिन समीर गायब हो गया और फिर कृतिका के पिता आकर मुझे परेशान करने लगे कि समीर कृतिका को भगा कर ले गया। आजकल कहाँ है समीर और कृतिका? मैं उन्हें पिछले 2.5 साल से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की थी पर कुछ पता नहीं चला। समीर के माँ बाप कहाँ हैं? समीर के माँ बाप गुजर चुके हैं सर। मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। समीर की चाची ने जिस थाने में समीर की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, उस थाने की पुलिस टीम को भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि समीर और कृतिका ने भाग के शादी की होगी। और अगर हम फॉरेंसिक रिपोर्ट पे जाएं तो जिस दौरान समीर और कृतिका गायब हुए थे उसी दौरान उस लड़की की मौत हुई थी जिसका हमें कंकाल मिला। तो पॉसिबल है सर कि मर्डर कृतिका का हुआ हो। सर हम डीएनए मैचिंग रिपोर्ट से भी अविनाश के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि कृतिका अविनाश की सगी बेटी नहीं थी, उसने उसको अडॉप्ट किया था। मान लो 2.5 साल पहले कृतिका का कत्ल हो गया, इसलिए वो मिल नहीं रहे। पर ये समीर कहाँ गायब है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या अविनाश ने कृतिका के साथ साथ समीर का भी कत्ल कर दिया? अगर ऐसा है सर तो हो सकता है कि हमें लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिले। चांसेस हैं, पता तो करना पड़ेगा। मैं डीसीपी सर से परमिशन निकलवाता हूँ। और पता चला लक्ष्मी सदन में मनोज और नीलू से पहले कौन रहता था? यस सर। सर रजिस्ट्रार से पता चला है कि 3 साल पहले ये घर राघवेंद्र पांडे के नाम पे था। सर ये इस घर का लास्ट और फर्स्ट ओनर था। सर ये कई सालों से लंदन में है। तुमने शराब पी रखी है? अरे वो हमारे दोस्तों ने थोड़ा लिटिल पिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? अरे इसमें बताना क्या है, जमाना पीता है भाई। जमाना पीता हो चलेगा लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मालूम है ना इसी की वजह से फूफा जी ने मेरे साथ। अरे तो हमने तुमको बचा लिया ना तुम्हारे फूफा जी से। चलो अब हमारा मूड मत ऑफ करो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है भाई। तू गणेश, लाइट ऑन कर। पूरे घर को अच्छे से स्कैन करिए, एक एक कोना। ओके सर। सर कुछ नेबर्स ने बताया 2.5 साल पहले इस घर में एक मेड काम करती थी जो अचानक से गायब हो गई। कौन मेड? सर संजना नाम था हमारी मेड का, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें पता चला है कि आप उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। तकरीबन 2.5 साल पहले उसने मोहल्ले में तमाशा किया था। मैंने आप लोगों से उधार क्या मांग लिया? नौकर बना कर रखोगे, मार मार कर टैंक बनाओगे मुझसे। क्यों झूठ बोल रही हो संजना? हाँ, और क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? देख संजना, तमाशा मत कर बेकार में। जो भी तुझे कहना है अंदर जाके कर। चल। एक नंबर की नौटंकीबाज औरत थी वो, तिल का तार बना के रखा था उसने। इसलिए आपने कंकाल बना दिया उसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हमें पता चला कि उसके बाद से ही वो गायब है। लेकिन सर उसके बाद तो वो अचानक काम छोड़ के अपने गांव चली गई थी। तब तो गांव में मिलनी चाहिए। एड्रेस बोलिए गांव का। सर एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। जिस एजेंसी के जरिए उसको काम पर रखा था उस एजेंसी का एड्रेस तो होगा। नहीं सर, किसी एजेंसी के थ्रू हमने काम पर नहीं रखा था उसे। वो खुद ही घर आई थी काम मांगने के लिए। कहती थी मंजुलापुरा में कहीं रहती है, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली कहाँ ये हमें नहीं मालूम सर। ठीक, फोन नंबर बोलिए उसका। सर उसके पास फोन नहीं था। हेलो, सर एक डाउट है। ये देखिए, फर्श की ये टाइल्स एक ही कलर और डिजाइन की है और ये टाइल्स बाकी टाइल्स के मुकाबले ज्यादा नई लग रही हैं। बताओ।
एक मिनट विशाल, मिट्टी हटाओ। सर एक मिनट जल्दी, ये देखिए सर, एक और कंकाल। विशाल, वो गले में क्या? निकालो जरा। शर्मा, सब जगह खुदवाओ, पता नहीं और कितने राज दफन है इस लक्ष्मी सदन में। हमारी पत्नी। अरे घूर क्या रही हो, है? तुमसे शादी करके भी ना हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये हमको वो सुकून देगी जो तुम हमको जिंदगी में कभी नहीं दे सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गणेश कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे हम ऐसे ही हैं। आओ डार्लिंग, बैठो। अब तुम देखो और चलो, हैं? पैर ऊपर कर लो, आराम से। पूनम, कैसी है तू? हाँ? अरे मैं यहीं से जा रही थी, मैंने सोचा तुझे और दामाद जी को। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? उठ, तेरी कितनी हिम्मत! हाँ, मेरे बेटी का ऐसा किया तूने? ऐसा किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? बुढ़िया, ये मेरी माँ पे हाथ उठाया। तुझे तो मैं बताती हूँ, तू रख, छोड़ना मत। सर, एक कंकाल को एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि ये कंकाल 18 ईयर्स एंड अबव किसी लड़के का है सर। क्या? तो डॉक्टर, क्या लड़के की मौत भी उसी दौरान हुई होगी जिस दौरान लड़की की मौत हुई, जिसका कंकाल हमें लक्ष्मी सदन की दीवार में मिला? हो सकता है सर, मैं आपको डिटेल रिपोर्ट जल्दी सेंड करता हूँ। ये चेन हमें कंकाल पे मिली थी। क्या समीर ऐसी चेन पहनता था? मैम, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए, हमें लगता है कि कृतिका के साथ साथ समीर का भी मर्डर हुआ है। पहले आप मुझ पर कृतिका के मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे, अब दूसरा कंकाल मिल गया तो समीर समीर कर रहे हैं। क्या सबूत है कि दोनों कंकाल समीर और कृतिका के हैं? अबे ओए, सबूत तो इस बात कभी नहीं मिले कि समीर और कृतिका जिंदा है। सर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम यकीन नहीं करते, तोड़ाई करते हैं जब तक मुजरिम सच नहीं बोलता। अभी तक आपकी मेट संजना का कुछ पता नहीं चला, हम उसे ढूंढ ही रहे हैं, और अब लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिला। अब ये तो कहना मत कि आप लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर, हम सचमुच कुछ नहीं जानते। आप बेकार में हमें और अविनाश को परेशान कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, आपने किचन में खुदाई की थी ना, और कंकाल भी आपको वही मिला ना? जी सर, अब तो मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम जरूर उन लोगों का है जो हमसे पहले वहां रहते थे, क्योंकि जब हम वो घर देखने गए थे तब हमने भी देखा था कि किचन की टाइल्स अलग अलग है, और हमने इसके बारे में एजेंट को भी बोला था। कौन एजेंट? शेखर यादव सर। राघवेंद्र पांडे ने उसी एजेंट को घर की चाबी दे रखी थी। ये देखिए सर, आइए सर, एक रूम और है, बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट। क्या हुआ सर? ये फर्श तो बहुत अजीब ढंग से बनी हुई है, ना टाइल्स मैचिंग है ना ठीक से लगे हुई है। अरे सर, बहुत छोटी सी चीज है, डोंट वरी, सब हो जाएगा। हाँ जी। एक मिनट, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें ओनर से मिलना है। हाँ जी बिल्कुल, पर वो फिलहाल तो लंदन में है सर। उनका ये कहना है कि एक बार जैसे ही ये डील लॉक हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया आ जाएंगे। सर, ओनर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आए थे सर, लेकिन उस वक्त लक्ष्मी सदन का करता धरता ये एजेंट शेखर यादव ही था। क्या सर, लक्ष्मी सदन में 2 कंकाल मिले हैं? ओ एजेंट, हमारे साथ ड्रामा मत कर। लक्ष्मी सदन का सौदा तुमने करवाया था ना? सर, मैंने करवाया था, पर इस बात को 2-3 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली। ये जो मर्डर हुआ है ना, वो भी 2-3 साल पहले ही हुए। उस घर के पहले मालिक राघवेंद्र पांडे ने जाने से पहले चाबी तेरे हवाले की थी। लक्ष्मी सदन की चाबी 24 घंटे तेरे पास रहती थी।
और जहाँ किचन में कंकाल मिला है वहाँ की टाइल्स बदली गई और मनोज और नीलू ने तुझे इस बारे में बताया भी था। नहीं नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था सर। हो सकता है ये मनोज और नीलू ने ही टाइल्स बदल दी हो, या हो सकता है ये फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर ने ये सब कांड किए हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी ओनर सबको घसीटेंगे। तो ये बता, लक्ष्मी सदन में किसकी लाश गाड़कर राघवेंद्र पांडे लंदन भागा? सर मुझे क्या मालूम सर, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये राघवेंद्र पांडे एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसने मुझे लंदन जाने से पहले करीब 3.5 साल पहले अपना घर बेचने के लिए कहा था। उसके बाद मैं जब भी उससे जाके मिलता था तो हमेशा नए लड़के लड़कियों के साथ रहता था। उस दौरान ये अकेला रहता था सर। अरे शेखर, कैसा है? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठना। नहीं नहीं सर, थैंक यू। अरे नहीं नहीं सर, सर मैं ये कह रहा था वो एक पार्टी से बात की थी आपके घर के लिए, तो 70 लाख रुपए बोल रहे हो। 85 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। सर उसके 2 दिन बाद ये मेरे ऑफिस आया और कहने लगा कि लक्ष्मी सदन 70 लाख में बिकवा दो। लेकिन सर तब तक वो पार्टी दूसरी डील कर चुकी थी। उसके बाद उसने चाबियां दी और लंदन चला गया, बोला कि जल्द से जल्द बिकवा दूं। बोलो शर्मा। सर, रसोई के दूसरे हिस्से में एक और कंकाल मिला है। तीसरा कंकाल? जी हाँ सर, देखते ही देखते डबल मर्डर केस ट्रिपल मर्डर में बदल गया सर। तुमसे बात करके ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मेरे सारे दुख, सारी परेशानियाँ सब एकदम से गायब हो जाते हैं। हम तुम्हारा हर दुख अपना बना लेंगे, बस एक बार हाँ कह दो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रिपोर्ट से साफ है कि पहला कंकाल 20 से 30 साल की लड़की का है, दूसरा 20 से 30 साल के लड़के का, और तीसरा 3 से 5 साल के बच्चे का। और इनके अलावा अभी तक और कोई कंकाल हमें नहीं मिला सर। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि समीर और कृतिका का मर्डर हुआ होगा, लेकिन बच्चे का कंकाल मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबल के साथ साथ उनके बच्चे का भी मर्डर हुआ होगा। शर्मा मत भूलो, नीलू और मनोज की मेड संजना भी गायब। हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल इन तीनों विक्टिम्स की पहचान पता करने पर जोर दो। एक बार इनकी पहचान हो गई तो इस केस की चाबी हमारे हाथ में होगी। मैं कम इन सर? कम इन। सर मैंने लक्ष्मी सदन के पहले ओनर के बारे में पता किया है। राघवेंद्र अपनी बीवी नेहा और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। सर उनका एक सर्वेंट भी था। सर लोगों का कहना है कि राघवेंद्र की अय्याशी की वजह से उसकी वाइफ से उसका बहुत झगड़ा होता था। शर्म करो राघव, एक बेटा है हमारा और तुम्हारी अय्याशी की खत्म ही नहीं होती। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना क्या कर लोगे? साहब ये क्या कर रहे हो? अब तू ज्ञान देगा मुझे, तू ज्ञान देगा मुझे, तू देगा ज्ञान। सर 3.5 साल पहले राघवेंद्र के बीवी, बेटा और नौकर तीनों गायब हो गए। राघवेंद्र ने लोगों से कह दिया कि नौकर गांव चला गया और उसकी बीवी का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वो अपने बच्चे को लेकर उसके साथ भाग गई। तो क्या ये तीनों कंकाल राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और उसके नौकर के भी हो सकते हैं? ठीक है राघवेंद्र जी, जरूरत पड़ी तो आपको फिर कॉल करूंगा। थैंक यू। इस राघवेंद्र को इंडिया बुलाना आसान नहीं होगा। कोर्ट से इसके प्रत्यर्पण की अर्जी हासिल करने के लिए हमें कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत करनी होगी। इस एजेंट शेखर को बुला, क्योंकि राघवेंद्र के लंदन जाने के बाद शेखर ने ही लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम करवाया था। सर मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया था रेनोवेशन का, मैं तो उस वक्त वहाँ रहता भी नहीं था सर। सर मुझे लगता है कि ये रेनोवेशन करने वालों ने ये कांड किया है। रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया था? सर माला शर्मा। सर हमने एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, ऐसे कैसे डैमेज हो गया? चिल्लाओ मत, हमने पूरी कमिटमेंट के साथ हमारा काम किया है। अब मेरी पेमेंट में से 1% भी काटा ना तो 100% वसूलूंगी, समझे? You don't know who I am. And रोहित, you कितनी बार कहा है तुमसे, अगर मटेरियल में मिलावट करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ना चले। मानती हूँ लक्ष्मी सदन के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था, लेकिन किसी मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इतना तो मानती है ना कि लक्ष्मी सदन में आपने रेनोवेशन किया था? किचन की टाइल्स, दीवारों का टेक्सचर, ये सब आपने वहाँ पर चेंज किया। किचन और दीवार में कंकाल कहाँ से आए? मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई थी सर, बस वास्तु के हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करवाया था। लेकिन बाबा नवल किशोर
जो खुद वास्तु एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि उस घर में वास्तु दोष था। नवल किशोर बाबा? आप जानती हैं उसे? जी, उनसे मैं वास्तु की टिप्स लेती हूँ और लक्ष्मी सदन के लिए भी उन्होंने सजेशंस दिए थे। रेनोवेशन के दौरान वहाँ कौन कौन आता था? मेरे वर्कर्स, मिस्त्री, कारपेंटर, पेंटर, उनके ठेकेदार के पास वहाँ की चाबी रहती थी। और बाबा नवल किशोर भी वहाँ विश्वकर्मा पूजा और यज्ञ के लिए आ रहे थे। देखिए, मेरा किसी भी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जैसे माला मेरी भक्त है, वैसे नीलू भी मेरी भक्त है। ये तो सारा होनी का खेल है। आचार्य जी, ज्ञान बांटना बंद करिए। अगर हमें बाद में पता चला ना कि आपने कुछ भी छुपाया था या झूठ बोला था, तो इतना याद रखना, यहाँ पर हम इस डंडे से ज्ञान बांटते हैं। सुनिए, ये पुलिस वाले हमारी मेड संजना का भी पता लगा लेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो ये तुम दोनों का कांड था? अपनी मेड को मार के घर में गाड़ दिया और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो तू कौन सा कम है? 2.5 साल पहले हम जब 2 महीने के लिए घूमने गए थे, तभी तेरी बेटी और उसका वो लफंगा दोस्त, क्या नाम है उसका, दोनों गायब हो गए थे ना। तूने ही दोनों को मार के गाड़ दिया होगा। एक तो मैंने तुम दोनों को घर में रहने की जगह दी और मुझ पे ही चढ़ रहे हो। चलो देख लो दीदी, चलो चलो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो मैं अपने घर में रहने नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। जिस वक्त लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम चल रहा था, उस वक्त बाबा नवल किशोर के अलावा माला के 3 ठेकेदारों के पास भी लक्ष्मी सदन की चाबी रहती थी। मिस्त्री राज, कारपेंटर योगेश और पेंटर मुन्ना, तीनों को हाजिर करो। सर। राजमिस्त्री। हाँ मैडम। चल। अरे मैडम क्या हुआ? अरे चल। कृतिका? पापा, हमें हमारे दोस्त से पता चला है कि आपको पुलिस बहुत परेशान कर रही है। भले ही हमने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि मुझ जैसे अनाथ को आपने पाल पोस के बड़ा किया है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम पुलिस की गलतफहमी दूर करेंगे। उन कंकालों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे अलावा माला ने जिस कारपेंटर और पेंटर को ठेका दिया था, वो दोनों गायब। उन दोनों के फोन भी बंद है। अरे साहब, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो दोनों ना उमरा गांव में रहते साहब, वही कहीं आपको मिल जाएंगे। अविनाश का फोन आया था सर। कृतिका और समीर दोनों जिंदा है। और नीलू और मनोज की जो मेट थी संजना, उसके बारे में कुछ पता चला? जी हाँ सर, उस मोहल्ले की कुछ और काम वालियों से उसके गांव का पता चला है। वो बिहार की रहने वाली है। बिहार पुलिस को अपडेट दिया है मैंने। सर, मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे इंडिया बुलाने के लिए कोर्ट से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की है, और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मेरी यूके सिटीजनशिप में कोई खतरा पैदा हो। इसीलिए आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर से हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए खुद यहाँ तशरीफ लाए। अब ये बताइए कि आपकी बीवी, बेटा, नौकर गायब है, करेक्ट? लक्ष्मी सदन जहाँ आप पहले रहते थे, वहाँ से हमें 3 कंकाल मिले। पहला कंकाल दीवार में और बाकी 2 कंकाल किचन की फ्लोर के अंदर। शर्मा? सर, ये दीवार तो छत की लोड बेयरिंग दीवार थी। मतलब अगर इसको कोई तोड़ देगा तो छत कभी भी गिर सकती है, और अगर इसको तोड़कर किसी ने किसी को गाड़ा है तो मतलब वो कोई जानकार आर्किटेक्ट ही होगा। आपके एजेंट शेखर ने माला शर्मा नाम के आर्किटेक्ट को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आप तो जानती होंगे। नहीं सर, मैं माला को तो नहीं जानता, और सर मेरा इन स्केलेटन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपका अपनी बीवी और बच्चे से तो लेना देना है ना? आपकी बीवी, बच्चा और नौकर कहाँ गए? सर एक्चुअली जब से वो लोग मुझे छोड़ के गए हैं, मैंने उन्हें ढूंढने की कभी कोशिश की नहीं। अगर आप चाहें तो मैं नेटिव एड्रेस दे सकता हूँ अपनी बीवी और नौकर के। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो मामूली से पेंटर और कारपेंटर हैं। तो गायब क्यों हुए थे? साहब, हमें काम नहीं मिला, इसलिए हम गांव चले गए थे। अब जब पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना। तुम दोनों ने लक्ष्मी सदन में तकरीबन 25 दिन काम किया था ना? जी साहब, किया था। उस दौरान तुम लोगों को ऐसा कुछ लगा या ऐसा कोई शख्स वहाँ आया था जिस पर तुम लोगों को शक हो
कि वो ये कांड कर सकता था? सर हम तो शाम 7 बजे काम खत्म करके चले जाते थे, लेकिन एक दिन लेट हो गया तो हमने देखा कि माला मैडम अपने दोस्त के साथ आई थी। माला मैडम वहाँ आए दिन आती थी, अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करती थी। साहब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। माला के एक एक दोस्त के बारे में पता करो, हो सकता है उसका अपना किसी दोस्त के साथ पंगा हो और ये माला इन मर्डर्स में शामिल हो। और ये भी चेक करो क्या माला के बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो गायब है। और माला के तीनों ठेकेदार, उन सब की बैकग्राउंड पता करो। सर खबरी का कॉल है। हेलो, ठीक है उसे यहाँ ले आओ। सर मनोज और नीलू की में एक संजना का पता चल गया है। गुड। साहब नीलू और मनोज जी बहुत टॉर्चर करते थे साहब, उनसे उधार के लिए गुलामी बना लिया था उन्होंने, इसलिए मैं तंग आकर खुद ही मरना चाहती थी। अगर वो लोग मारपीट करते थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं है? साहब हम गरीब लोग अगर पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। संजना, कृतिका और समीर का तो पता चल गया है, लेकिन राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और नौकर का अभी तक पता नहीं चला सर। लेकिन सर हमें ये जो तीनों स्केलेटन मिले हैं, इनका एज ग्रुप भी इससे मैच करता है। सर हो सकता है राघवेंद्र हमें बेवकूफ बना रहा हो। हेलो सर, वो राज की इंफॉर्मेशन मिली है। राज की इंफॉर्मेशन? स्पीकर। हाँ बोल। 1.5 साल पहले बरेली की पुलिस ने उसे किसी केस में उठाया था। क्या केस था वो? सर वो तो मालूम नहीं, लेकिन पास की बस्ती में एक विधवा औरत रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, वहाँ भी उसका आना जाना था सर। शर्मा, पता करो बरेली के कौन से थाने की पुलिस राज को उठाकर ले गई। राज को हाजिर करो। number you are trying to call is currently switched off. Please try again. इस राज का तो फोन भी बंद आ रहा है। एक काम करो, इसका फोन ट्रेस करो, पता करो कि ये कहाँ भाग गया है। सर वो विधवा औरत कौन है जिसके पास राज का आना जाना था? सर ये पास की बस्ती में रहती है। सर मैं नहीं जानती राशिद कहाँ है। और उसका नाम तो राज है ना? सर उसका असली नाम राशिद है, लेकिन सब उसको राजा बोलते हैं। आपका राशिद से क्या रिश्ता था? मैं एक विधवा औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। कुछ पैसों से मेरी मदद कर देता था और मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर सर उसने तो किसी और से शादी कर लिया। किससे शादी कर? सर कोई थी बदचलन औरत। सर राशिद से शादी करके उसी के भाई से चक्कर चला के भाग गई। जी 1.5 साल पहले एक सुसाइड केस के बारे में पूछताछ करने के लिए हमने राज को तलब किया था। किसके सुसाइड केस के बारे में? उस वक्त हमें एक मर्डर केस लग रहा था। शांति नाम की एक औरत अपने घर में लटकी हुई मिली थी। शांति की एक मुंह बोली बेटी थी, पूनम। उस वक्त तो पूनम का कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि पूनम ने गणेश नाम के किसी आदमी से शादी की थी। सर पूनम तो हमको 8 साल पहले ही छोड़ के चली गई थी। हमने सुना तो उसको मारता पीटता था। एक बार तूने शांति को भी मारने की कोशिश की थी। नहीं सर, उस दिन हम पूनम के घर पूनम को वापस लेने के लिए गए थे, पर उसकी बुआ ने हमको बताया ही नहीं कि उनने पूनम को कहाँ भेज दिया है। जब हमने पूनम का सोशल मीडिया खंगाला तो पता चला कि वो वहाँ पर राज से टच में थी। जब हमने राज से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी और पूनम की शादी हुई थी, लेकिन पूनम राज के भाई शाहिद के साथ भाग गई थी। उसी वक्त इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिससे कंफर्म हो गया कि ये एक सुसाइड ही था, तो हमने केस बंद कर दिया। तो आपको राज के भाई शाहिद और पूनम के बारे में कुछ पता नहीं चला वो कहाँ? जी नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चला कि राज और पूनम का 3-4 साल का एक बेटा था और पूनम उसे भी अपने साथ ले गई थी। मुझे लगता है ये राज ही है जो तीनों कंकालों का रहस्य जानता है। राज उर्फ राशिद, तेरे इस राज से पर्दा उठ चुका है। तेरा डीएनए 2 कंकालों से मैच हो चुका है। पहला कंकाल है तेरे भाई शाहिद का
और दूसरा तेरे बेटे का, और तीसरा पूनम का। सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी थी साहब मैंने उसको, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। फिर धीरे धीरे चैटिंग शुरू होने लगी, फिर मैं उसके दिल का राजा बन गया। शादी करने के लिए तैयार हो गए साहब मेरे साथ। लेकिन उसको ये धक्का बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मैं राज नहीं राशिद हूँ। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका मेरे भाई शाहिद के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे से मन नहीं भरता तेरा, मेरा भाई चाहिए तुझे। मैंने तुम्हारे भाई से थोड़ी सी बात कर ली, इसका मतलब कुछ भी निकालोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुझे राज। अरे 4 साल का बच्चा है तेरा और पूनम का, भाई पे शक कर रहा है। उनको दिखाने के लिए मैंने उनके झूठ पे भरोसा कर लिया साहब, लेकिन अंदर से बदला लेना था ना। और उस टाइम पे मुझे लक्ष्मी सदन का ठेका मिल गया था, और उस दौरान मेरे बेटे का बर्थडे आया। सही मौका मिल गया था मुझे, तो फिर वो लोग यहाँ आए, फिर मैंने बर्थडे का केक काटा। उसके बाद फिर उनकी लाशों को एक एक करके लक्ष्मी सदन में गाड़ दी। फिर मैं सबको बोला कि मेरी बीवी पूनम और मेरा बेटा शाहिद के साथ कहीं भाग गए हैं। और फिर एक बार मैं एक नए हमसफ़र की तलाश में जुट गया साहब। नया हमसफ़र मतलब नया शिकार। शर्मा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलना चाहिए। सर, राघवेंद्र की बीवी, बेटे और नौकर के बारे में पता चल गया। उसका नौकर तो गांव में है, लेकिन सर उसकी बीवी नेहा, सर वो किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि वो दिल्ली में टीचर की नौकरी करके अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही है। दैट्स ग्रेट। जब कोई औरत रिश्तों में धोखा खाने के बाद अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने स्वाभिमान की परवाह करते हुए आगे बढ़ती है, पुरानी बातों को पीछे फेंक कर मूव ऑन करती है, तो वही फैसला उसके लिए सही होता। पूनम राशिद को सोशल मीडिया पर मिली, पर राशिद की सच्चाई जाने बिना उसने आंख बंद करके राशिद पे यकीन किया और उसके फरेब का शिकार हो गई। मम्मी क्या देख रही हो? संजू, ये ले, तेरे फेवरेट कटलेट बनाया है मैंने। थैंक यू आंटी। आंटी आपको पता है मैं ना अभी बहुत बड़े स्कूल में जाने वाला हूँ। अरे वाह, फिर तो तू बहुत स्मार्ट लगेगा यूनिफॉर्म में। ये ले, जा खा ले। क्या हुआ तुझे? तू टेंशन में क्यों है? अगले 2 हफ्तों में अगर संजू की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसकी सीट किसी और को दे देंगे। पैसे हैं मेरे पास, लेकिन उन पैसों में मुझे अगले महीने का खर्चा निकालना है। कार्तिक के जाने के बाद सब बहुत डिफिकल्ट हो गया और मुझे जॉब भी तो नहीं मिल रही। अरे मैं एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट कंपनी को जानती हूँ, आइडियल प्लेसमेंट नाम है उसका। मेरे भाई को भी उनके ही थ्रू अच्छी जॉब लगी है। तू वहां पे क्यों ट्राई नहीं करती? मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे गुड्डू हमारी शादी के लिए। पर क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा कमा लेता हूँ, पक्की जॉब है मेरी। लेकिन तुम हमारी तरह अपर कास्ट के नहीं होना। यार ये क्या पिछले जमाने की बातें लेके बैठी हो? 21वीं सदी में जीते हम लोग। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा। जब भी हमारी मुलाकात हुई पापा, अब होगी बात। हाथ छोड़। शर्म नहीं है? कॉलेज इसलिए भेजता हूँ तुम्हें ताकि यहाँ तुम गुलछरे उड़ा सको। हाँ? पापा गलत समझ रहे हो, आप ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बांध लड़ाती है मुझसे। अंकल मैं रितिका को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। पसंद करता है
खुश रखेगा। आइंदा रितिका के आसपास भी दिखने की कोशिश की ना तो किसी से भी शादी करने लायक नहीं रखूंगा तुम्हें। डाल घर चल। पापा आप ऐसा मत करिए। I love him। प्यार करना। वो शांत रह, सब ठीक होगा, शांत रह। हेलो पूजा, जी हाँ, मैं पूजा अधिकारी बोल रही हूँ। आपका मेल आया था, मैंने आपका रिज्यूम पढ़ा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परफेक्ट कैंडिडेट। एक रेप्यूटेड कंपनी में असिस्टेंट की जॉब है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? श्योर सर। कल आ जाइए, कुछ पेपर वर्क कर लेते हैं, देन यू कैन जॉइन। ओके सर, आई बी देयर। सी यू। दाभोलकर जी, दुगना कमीशन दूंगा, लेकिन बेहतरीन लड़का ढूंढना रितिका के लिए, वो भी अपनी कास्ट का चाहिए। ऐसा ही होगा चंदर जी, चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे 2-4 लड़के हैं मेरे पास, आपको जल्दी खबर करता हूं मैं। हाँ। आप कुछ बताते क्यों नहीं? मम्मी प्लीज आप भी कुछ करो ना। आप भी कर सकते हो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज पापा को समझाओ ना, प्लीज मम्मी प्लीज। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। हेलो। क्या करे गुड्डू? देखो एक ही ऑप्शन, भाग चलते। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और ये सब कैसे मैनेज होगा? कोई मूवी नहीं है, हमारी फ्यूचर की बात है गुड्डू। अगर मेरे फ्यूचर में तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं। रितिका, तुम अपना माइंड मेकअप कर लो कि करना क्या है, फिर मुझे कॉल करना। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। पूजा। यस सर। बैठो। थैंक यू सर। वो जॉब मुझे मिल जाएगी ना, या कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा? आप बता दीजिए, मैं प्रिपरेशंस कर लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। पर कंपनी को आपका क्वालिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुरुआत में 20,000 देंगे, आपके परफॉर्मेंस पे 25,000 भी हो सकता है, और तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मुझे मंजूर है सर। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। आइए दाभोलकर जी, आइए। बताइए कितने लड़कों के ऑप्शंस लाए हो रितिका के लिए? एक भी नहीं। चंदर जी, इस शहर में कोई भी अच्छे अमीर परिवार के लोग अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना नहीं चाहता। लेकिन क्यों क्यों क्या हुआ? कोई लड़का है गुड्डू, उसने सब जगह बात फैला दी है कि उसने आपकी बेटी रितिका से सगाई की है। और तो और उसने अपनी और रितिका की फोटो, जिसमें दोनों बेहद करीब दिखते हैं, ऐसी फोटो इंटरनेट पे डाल दी है सब जगह। देखिए, ये देखिए। चंदर जी, आजकल इंटरनेट की नजर से कुछ नहीं छिपता। हर कोई रिश्ता जोड़ने से पहले सोशल मीडिया में प्रोफाइल चेक करता है। ऐसे रिश्ते के चक्कर में मैंने अपना नाम खराब कर लिया। अब आज के बाद मुझे फोन मत कीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें रितिका की क्या गलती है? ये सब किया जरा उस गुड्डू का है। अरे पूजा, आजा आजा। संजू, संजू देखो कौन आया है। हाय। अरे मम्मी, आप आ गई। आज पता है, हमारे पीटी की क्लास में ना हमने रेस लगाई और मैं सेकंड आया। अरे वाह, वेरी गुड। बाकी बातें घर जाके करते, ओके? और ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। मैं अंदर से बैग लेकर आता हूँ। पता है, संजू नए स्कूल में बहुत खुश है। पता है, दिन भर वो स्कूल की बातें करता रहता है। वैसे तुम्हारे चेहरे पे भी बहुत चमक है। क्या बात है, नई जॉब सूट कर गई ना तुम्हें? हाँ, अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है उठने। तुम अगर मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में नहीं बताती तो मेरे पास आज ये जॉब नहीं होती। और तुम संजू का कितना अच्छा ख्याल भी रखती हो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अरे तू भी ना, क्या यार। चले तो बाय बोलो। बाय बाय। चल। दो ना बेटा, कुछ तो खाओ। नहीं अंकल, खाया मैंने, थैंक यू। अरे नहीं प्लीज। खाया मैंने अंकल, थैंक यू। लेकिन सच कहता हूँ, तुमसे अच्छा लड़का रितिका को मिल ही नहीं सकता। हाँ वाकई, हमारी रितिका बहुत किस्मत वाली है कि लड़का सामने से रिश्ता लेकर आया है। दो चाय दो। बैठो। अंकल जी, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, प्लीज जाओ बेटा। तो बेटा, हो गई बात? मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अरे बेटा, लेकिन मैं आपको कॉल करूँगा। चलता हूँ। यस, कम इन। पूजा, अरे आओ, बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं अपना पहला कमीशन देने आई थी। ये लीजिए। भूल जाओ। सर आप काम करते हो यहाँ पे, कमीशन नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। तुम्हारे बिहाफ पे मैं पे कर दूं, चलेगा? और वैसे भी पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। देखिए सर, ये जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ जाए तब लौटा देना, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं ना आज काम से जरा जल्दी फ्री होने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं कॉफी पीने चले। चलेगा, लेकिन ट्रीट मेरी। जैसा आप कहे। और बताओ, स्कूल में क्या मस्ती की आपने? आज मैंने मस्ती नहीं की। तो अब गुड बॉय बन के बैठे थे? हाँ। वेरी गुड। हाय संजू, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। ये अंकल कौन है? आपके मामा का फ्रेंड। क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ लाए हो, चलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? लेकिन घर के नजदीक ही खेलना, हम अंदर है। ओके, बाय बाय। संजीव, आओ अंदर। आइसक्रीम आज। बाय। दीपक नाम है इसका, इंदौर में रहता है, घर का बहुत अच्छा है। लेकिन 38 साल का है ये। तो क्या हुआ, कुंवारा है। वो नुक्कड़ का पान वाला भी कुंवारा है, बस 55 साल का ही तो है। और वो जोशी, उसे करा दो आप मेरी शादी। मुंह बंद रखो तुम अपना। बाप हो की कसाई, किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो आप मुझे। जिस तरह के कर्म है ना तुम्हारे, उस हिसाब से कोई तुमसे शादी करने के लिए राजी है, वही काफी है। 2 दिन बाद शादी है, 2 दिन बाद शादी करके इंदौर में अच्छे घर में रहने जाओगी। मैंने तो पहले ही बोला था भाग चलते, लेकिन नहीं, तुमको तो पापा को मनाना है। अब जाओ इंदौर। भाग चलते हैं। पक्का? हाँ, मैं आज रात को ही भागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करके तुमको कॉल करता हूँ। सर, यहाँ पे सर। सर मैं हल्का आने आया तो यहाँ देखा रेड बॉडी पड़ी है। ठीक है, जाओ। सर,
बॉडी की कंडीशन देख के लगता है मर्डर 2 दिन पहले हुआ है। रेप या मोलेस्टेशन के कोई साइन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मिला? नहीं सर, बस इतना बता सकते हैं कि उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और बाकी चेहरे को तो बुरी तरह से कुचला गया है। सर आसपास भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशंस में मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। गुड मॉर्निंग सर। सर अम्बाड़ पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। रितिका देशपांडे नाम, 23 साल की और 10 नवंबर से गायब है। वो जो बॉडी हमें मिली थी वो लगभग उसका भी मर्डर इसी डेट पे हुआ था ना? हाँ सर, पुलिस स्टेशन बुलवा लेता हूँ। बुला लो। ये तो रितिका का है। यार इसके ऊपर आ रहा रितिका 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 रितिका। फिर हमने रितिका की शादी इंदौर के एक लड़के के साथ फिक्स कर दी, लेकिन शादी फिक्स होने के एक दिन बाद ही रितिका गायब हो गई। सर हमें लगा कि वो गुड्डू के साथ भाग गई। सर मैं गुड्डू के घर भी गया था, उससे माँ बाप से पूछताछ कर। तुम्हारा क्या मतलब? हमारा गुड्डू तुम्हारी बेटी को भगा कर ले गया? अरे तेरी बेटी भी तो उसे भगा कर ले जा सकती है। अरे हमारी बेटी इतनी बेशर्म नहीं है। अरे हमारा बेटा अपनी माँ बाप की इज्जत करता है। तेरी बेटी ने भड़काया होगा उसे। क्या तमाशा लगा के रखा है? अरे साहब अच्छा हुआ आप आगे। मुझे इनके खिलाफ और इनके बेटे गुड्डू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। इनका बेटा गुड्डू मेरी बेटी रितिका को लेकर भाग गया है। सर हमें भी ये देशपांडे फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट करानी है। इसकी बेटी रितिका ने हमारे गुड्डू। सर आप सुनिए तो सही। आप दोनों के बच्चे वाले गए, ऐसे में किसी का भी केस नहीं बनता, समझे? एक काम करो, दोनों के फोटो और डिटेल्स भेज दो हमें। सर जहाँ पे लड़के की लाश मिली थी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर ये चाकू मिला है और ये मोबाइल मिले। रितिका का फोन। आपको लॉक पता है? सर लास्ट कॉल गुड्डू को की गई थी 11:30 बजे और ये मैसेज भी है। ये मैसेज पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गुड्डू के साथ गई थी। सर पूजा अधिकारी नाम है, उम्र 28 साल है, मिसिंग है सर। आपकी क्या लगती है? सर मेरी पड़ोसी है, वो विधवा है, उसका 6 साल का बेटा है सर और उसके आगे पीछे कोई नहीं है सर, इसलिए मैं कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। ये पूजा करती क्या है और आखिरी बार आपसे कब मिली? 4 दिन पहले, और उसने मुझे बताया था कि मैं संजीव के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम संजू का ध्यान रख लोगी ना? हाँ, लेकिन तूने संजीव से बात तो की है ना शादी के बारे में? हाँ, वो एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए नागपुर लेके जा रहा है और मैं संजू को साथ नहीं ले जा सकती। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी संजू को। सर कल से मैं उसका फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसलिए मैंने संजीव को भी कॉल किया, उसका भी फोन नॉट रीचेबल है। सर मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, ऐसा तो नहीं है ना कि उन दोनों के साथ कुछ हो गया हो? ये संजीव के पेरेंट्स नागपुर में कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर मुझे। उन दोनों की कोई फोटो है आपके पास? पूजा की फोटो है सर मेरे पास। दीजिए। ये पूजा और संजीव दोनों के फोन नंबर भी दीजिए मुझे। सर ये किसकी फोटो है? अरे बॉडी मिली थी। सर एक बार दिखा सकते हैं? इसकी शिनाख्त हो गई है मैडम। सर प्लीज एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है देखिए। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या हुआ? पूजा के पैर में भी ऐसे ही डिजाइन वाला काला धागा है। वैसे सर ये बॉडी किसकी है? ये कोई रितिका देशपांडे नाम की लड़की है, वैशाली नगर पुलिस को इसकी बॉडी मिली है। श्योर? सर मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने ये नाखून देखे। पूजा ने भी ऐसे ही नाखून बढ़ाए थे क्योंकि संजीव को ऐसे बड़े नाखून पसंद थे। आपको शक है कि संजीव ने पूजा को मारा?
लेकिन आपने तो कहा था कि संजीव पूजा और उसके बेटे के साथ बहुत अच्छा था, उसने पूजा को जॉब भी दिलवाई थी। हाँ सर, मैंने ही पूजा को वो आइडियल प्लेसमेंट कंपनी के बारे में बताया था और वहीं पे संजीव से उसकी मुलाकात हुई और फिर वो दोनों नज़दीक आ गए। लेकिन सर कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिली थी तब सब ठीक हो जाएगा पूजा। कैसे ठीक होगा उर्मी? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये पता चलने के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। लेकिन तूने उससे प्रेगनेंसी के बारे में बताया नहीं। अब तक तो नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही बताऊंगी। उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो उससे ब्रेकअप कर लूंगी और बच्चा भी अबॉर्ट कर लूंगी। उसके एक दिन बाद पूजा ने मुझे बताया कि संजीव मान गया है, वो उसके साथ नागपुर जा रही है संजीव के माता पिता से मिलने। पर सर मुझे पक्का यकीन है पूजा के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें संजीव का ही हाथ है। सर लेकिन इनके हिसाब से बॉडी पे जो कपड़े हाँ सर, पूजा जब घर से निकली थी तब उसने कुर्ता और लेगिंग्स पहनी थी, जीन्स टी शर्ट नहीं। सर ये कपड़ों के अलावा बॉडी हाइट और धागे से लगता है मुझे कि वो पूजा ही है। सर क्या बताऊंगी संजू को कि उसकी माँ कहाँ है? हम सब कुछ फिर से एक नए सिरे से चेक करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये लड़की पूजा है फिर इसके ऊपर रितिका के कपड़े क्या कर रहे थे? क्योंकि रितिका के पेरेंट्स ने उसकी पहचान उसके कपड़े, स्टोल, गोल्ड चेन इन सब चीज़ों से की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों में कोई कनेक्शन है? रितिका के माँ बाप से दोबारा बात करनी पड़ेगी। माफ कीजिए, ऐसे टाइम पर हमें आना पड़ा है, आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप श्योर हैं कि जिसका आपने दाह संस्कार किया वो रितिका ही थी? साहब ये फोटोग्राफ्स उस वक्त की हैं जब हमें बॉडी मिली। पैर में धागा बंधा हुआ है और ये बड़े बड़े नाखून हैं। नहीं, रितिका को तो बड़े बड़े नाखून रखना कभी पसंद ही नहीं था और पैरों में तो वो काला धागा कभी नहीं पहनती थी। देखिए, शायद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जिसका आपने दाह संस्कार किया वो किसी पूजा नाम की लड़की की थी। रितिका किसी पूजा को जानती थी? नहीं, रितिका किसी पूजा को नहीं जानती थी। आपके कहने का मतलब है कि रितिका जिंदा है? देखिए, अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये पता करने के लिए हमें आप दोनों का डीएनए सैंपल भी चाहिए होगा। कदम, पूजा के बेटे संजू का डीएनए सैंपल लो और लैब भिजवाओ। ठीक है? आइडियल प्लेसमेंट जाके संजीव की सारी डिटेल निकालो और गुड्डू के माँ बाप पे नज़र रखो, उनके कॉल्स मॉनिटर करो। अगर वो बॉडी रितिका की नहीं है तो रितिका डेफिनेटली गुड्डू के साथ है। तू तो हर समय घूंघट में ही रहती है, तुम्हारे तो सास ससुर भी तुम्हारे साथ में नहीं है। वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है तो मेरी सास ने कहा है जब तक पहला बच्चा ना हो तब तक मुझे घूंघट में ही रहना पड़ेगा। तो तैयारी में लगे हो ना? सर संजीव बोला तो एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आए, वो तो अपने घर गए। उसके घर का एड्रेस दीजिए। सर पिछले कई दिनों से हम भी संजीव को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? संजीव 10 तारीख को ऑफिस से निकला था एक लड़की को साथ लेके, आपसे मिलवाने के लिए लेके आ रहा था। शादी करना चाहता था उसके साथ। शादी? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है।
ये शीला है, संजीव की बीवी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 नवंबर की रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हुई है। और सर इम्पोर्टेंट बात, वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट भी थी। मतलब जैसा उर्मी ने पूजा के बारे में बताया कि बॉडी पूजा की हो सकती है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर चाकू पे जो ब्लड है वो बॉडी से मैच कर रहा है। मतलब क्लियर है कि ये मर्डर वेपन चाकू ही है। चाकू पे फिंगरप्रिंट भी विजिबल है। ये जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनको संजीव के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो आधार कार्ड से। ठीक है सर। गुड्डू के फोन में कोई हलचल? फिलहाल तो नहीं सर, उसका फोन 10 नवंबर से बंद ही है। सर और एक इन्फॉर्मेशन मिली है, पूजा का फोन एक्टिवेट हो गया है सिन्नर में। चलो। तब मैं खेत में आ रहा था, तब मुझे ये फ़ोन मिला। जब मैंने ऑन किया तो चालू हो गया। एग्जैक्टली कहाँ मिला था? यहाँ मिला था। आसपास जरा चेक करो। यस सर। सर सर बैग में कपड़े हैं, जलाए गए हैं। एक बार उर्मी को दिखा दो। यस सर। सर उर्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो चूड़ीदार सूट पूजा का ही है। इनफैक्ट उसके पास एक पिक्चर भी है जिसमें कुछ महीने पहले पूजा ने वो ड्रेस संजू के बर्थडे में पहनी थी। अब ये देखिए सर। सर पूजा की डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसका डीएनए ना तो चंदर से मैच कर रहा है और ना ही रमा से, लेकिन संजू से 50% मैच कर रहा है सर। मतलब ये कंफर्म हो गया वो लास्ट पूजा की थी। बेचारा संजू। मैं अभी उर्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। संजीव को जल्द से जल्द ढूंढो, वही बता सकता है कि पूजा के साथ हुआ क्या था। राइट सर। गुड्डू, मैं ना मुंह छुपा छुपा के थक गई हूँ। अब इस घूंघट में ना घुटन हो रही है। तो तुम क्या चाहती हो? हम लोग पकड़े जाएं? एक तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर किडनैपिंग का केस फाइल किया है, पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है मुझे। हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हम एडल्ट्स हो चुके हैं और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा शादी करने से। प्लीज गुड्डू, शादी कर लेते। अरे क्या शादी 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 यार, हम लोग शादीशुदा की तरह रह रहे हैं ना। शादी शादी शादी। गुड्डू अब तुम मुझे डरा रहे हो। हम जब से घर से भागे हैं ना, तुम अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हो। सर ये कंफर्म हो गया है, चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो संजीव के ही है। सर एक कमाल की खबर हाथ लगी है। ये गुड्डू आइडल प्लेसमेंट में काम करता है, लेकिन 10 नवंबर से गायब है। और गुड्डू और संजीव बचपन के दोस्त हैं। संजीव के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दोनों आपस में लगातार टच में थे और 9 और 10 नवंबर को दोनों ने बहुत कॉल एक्सचेंज किए हैं। अब सारी पजल के टुकड़े अपनी जगह पे सही फिट बैठ गए। इतना तो क्लियर है कि संजीव और गुड्डू ने मिलके ये सारा प्लान बनाया। संजीव को रितिका पसंद थी और उसने पूजा से दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो रितिका जैसी दिखती थी। बाद में उसने पूजा को मार दिया, उसे रितिका के कपड़े पहनाए और उन कपड़ों पर भी चाकू से स्टैब किया और चेहरा कुचल दिया ताकि चेहरा पहचानने में ना आए और हमें लगे कि रितिका मारी गई है। और इस तरह से गुड्डू और रितिका को लोग ढूंढना ही बंद कर देना। इसका मतलब रितिका भी इस क्राइम में शामिल है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो रितिका के कपड़े पूजा की बॉडी पर पहुंचे। मतलब अगर हम संजीव को पकड़ लें तो रितिका और गुड्डू भी हाथ आ सकते हैं। सर एक और डेड बॉडी मिली है। सर ये संजीव ही है। सर स्टैबिंग है। शायद इसको भी उसी दिन मारा गया है जिस दिन पूजा को मारा गया। लेकिन संजीव और पूजा को मार कौन सकता है सर? गुड्डू। गुड्डू ने संजीव से पूजा का मर्डर करवाया, बाद में खुद आके संजीव को मार दिया ताकि उसके क्राइम का कोई विटनेस न रह जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और जहाँ पूजा की बॉडी मिली थी, जहाँ पूजा का फोन मिला था, और यहाँ का डंप डेटा निकलवाओ। ओके सर। यार मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। क्या लाश मिल गई पुलिस को? और जो काम मैंने तुमको बताया था उसका क्या हुआ? हो गया? ठीक है मैं आता हूँ।
क्या? कैसी लाश? क्या बात कर रहे थे तुम गुड्डू? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। नहीं, क्या चल रहा है? प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। मुझे अब डर लग रहा है, प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे मैंने बोला ना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। चलो अंदर चलो। मुझे पता क्या चल रहा है गुड्डू। बाहर निकालो गुड्डू। भैया सुनो ना, एक मिनट जरा। भैया क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? बस एक मिनट बात करनी। हेलो पापा, मैं रितिका बोल रही हूँ। रितिका? पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुड्डू अच्छा लड़का नहीं है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम मुझे बताओ कहाँ हम? एक मिनट होल्ड कर रितिका, एक मिनट। तुम? पापा पापा मम्मी क्यों नहीं आ रही है? मम्मी क्या हुआ? ये तो गुड्डू है सर। वैसे भी संजीव की तरह मारा गया है सर। देखकर लग रहा है कि 1-2 दिन हो चुका है। आसपास देखो जरा। सर अजीब बात है, हम लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ये सब गुड्डू ने किया है, तो गुड्डू को भी किसी ने मारा है। डम डेटा का क्या हुआ? सर तीनों जगह के डम डेटा में संजीव का ही नंबर है। 1-2 ऐसे भी नंबर है जो हमारी लिस्ट में नहीं है। सर झाड़ियों के पास ये मोबाइल मिला है, मोबाइल बंद है सर। पता करो किसका है सर। और जरा ये भी चेक करना ये नंबर पिछले 2 मर्डर स्पॉट पे एक्टिव था क्या? सर जी ये फोन हमें गुड्डू की डेड बॉडी के पास मिला। हमारा वैसे ये फोन संजीव और पूजा के मर्डर लोकेशन पे भी एक्टिव था। हाँ सर, ये मेरा ही फ़ोन है, ये मेरा एक्स्ट्रा नंबर है सर। जब गुड्डू रितिका के साथ भाग रहा था तब मैंने ही उसे ये फ़ोन दिया था। अमरीश तेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन है? मुझे चाहिए, मुझे नया नंबर लेने की ज़रूरत है। जैसे मैं रितिका के साथ निकल जाऊंगा मुझे अपना पुराना नंबर बंद करना है। अच्छा ठीक है, रुक लेके आता हूँ। ये ले। थैंक्स यार। ऑल द बेस्ट तेरी नई जिंदगी के लिए। अपना ख्याल रखना। तो पहले से पता था कि गुड्डू भागने वाला है? हाँ सर, मैं भी बहुत हर्ट हो गया था ये सुन, लेकिन मेरी किस्मत पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर रितिका मेरी किस्मत में लिखी होगी ना तो मुझे ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन अब गुड्डू तो मर चुका है और रितिका का कुछ पता नहीं। तुम्हें अंदाजा है रितिका कहाँ होगी? सर आप क्या बात कर रहे हो सर? गुड्डू का सर उसने तो मुझे कहा था कि वो मेरे साथ टच में रहेगा। सिर्फ उसने 1-2 बार ही कॉल किया था मुझे, वो भी कल, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि वो शहर में आएगा और मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसका कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने कॉल ट्राई किया था, उसका नंबर नॉट रीचेबल था। मुझे लगा कि उसने पैसों का जुगाड़ कर दिया रहेगा। सर गुड्डू का मर्डर हुआ, इसका मतलब रितिका की जान को खतरा है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। ये अमरीश पे कड़ी नजर रखो, गुड्डू के टच में था। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। रितिका के पापा को कल एक अननोन नंबर से कॉल आया था। इससे पहले उनको इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया। कॉल कुछ ही मिनट तक हुई है, लेकिन सर उसके बाद से रितिका के मम्मी और पापा का दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर स्ट्रेंज बात तो ये है, जिस अननोन नंबर से उनको कॉल आया था वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो सर लगता है घर पर कल से ही लॉक है। पड़ोस में रहने वाले आंटी ने बताया कि वो कल 6 बजे के आसपास रमा से मिलने आई थी, लेकिन तभी भी घर पर ताला ही था। लेकिन सर उनके पास ये स्पेयर की थी। खोलो खोलो। यस सर। सर
देश पांडे का फोन बंद होने से पहले उसके घर में एक ही फोन था जो एक्टिव था, अमरीश का। हमने उसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल रखा है सब। इस समय उसकी फोन की लोकेशन साईं बाबा नगर में और स्टेगनेंट है। चलो जादव पाटिल। अंकल जी, मुझे पता है कि आप मेरी शादी रितिका से करवाना चाहते हो, इसलिए मैंने मेरे रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया है। मेरी दुल्हनिया, वाह क्या लग रहे हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। अब मुझे कन्यादान तो करने दो। अच्छा, अब तुम्हें कन्यादान करना है, फिर तुम बोलोगे तुम्हारे हाथ खोल दूं ना? ऐसे ही चाहते हो ना तुम लोग? फिर तुम मुझे कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करने के बहाने तुम यहाँ से बाहर। मुझे पता था गुड्डू और संजू दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। मुझे एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खास करके तब जब रितिका ने गुड्डू के साथ भागने के एक दिन पहले मुझसे कहा कि उसने प्लान बनाया। मैंने कहा प्लान? ठीक उसी के बाद गुड्डू मुझसे मेरा फोन मांगने के लिए आया था। नहीं। अरे हो जाएगा रे, हो जाएगा। मुझे कल से बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्लान बहुत भयंकर है, गलती नहीं कर सकता। तेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी मुझे पता है, एंड आई एम श्योर तेरा प्लान भी ब्रिलियंट होगा। हाँ। एक पूजा नाम की लड़की है, बिल्कुल रितिका जैसी दिखती है। वो संजू है ना, वो उसको मार देगा और रितिका के कपड़े पूजा को पहना देंगे, और मैं इधर ये रितिका को कुछ ऐसे कपड़े पहना दूंगा कि कोई उसको पहचान नहीं पाएगा, और संजू उसका पूरा चेहरा खराब कर देगा, कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा। फिर संजू उसका चेहरा इतना खराब कर देगा कि कोई उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। अच्छा, ताकि सबको लगे कि रितिका मर चुकी है। वाह यार, क्या बढ़िया प्लान बनाया तूने। अब जैसे ये खबर आएगी बाहर कि रितिका मर गई तो उसको कौन मिलेगा, फिर हम लोग चैन से रहेंगे। चीयर्स। मुझे तो सारा प्लान मालूम था, मेरे लिए सारी चीज़ें आसान थी। मैं वही गया जहाँ पूजा संजू से मिलने वाली थी। आ गए तुम? प्लान के मुताबिक संजू वहाँ रितिका के कपड़े लेके आया। और जैसे कि गुड्डू का प्लान था, और उसके बैग और उसके कपड़े मैंने जला दिए। संजीव की बॉडी मैंने फेंक दी। मैंने गुड्डू को एक सुझाव दिया था। मैंने उससे कहा कि जब तक ये सारा मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक तुम मेरे अंकल के खाली घर में रह सकते हो। मैंने उनका साथ और उन्हें पैसे देने का वादा किया था, और गुड्डू ने इसके बारे में रितिका को कुछ भी नहीं बताया। कल ही उसने मुझसे पैसे मांगे क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। मैंने उसे 25,000 रुपये देने का वादा किया था, और वो मेरे दिए हुए फ़ोन से वो मेरे कांटेक्ट में था, और उसे वही बुलाया जहाँ मैंने पहले मर्डर्स किए थे। और जैसी उम्मीद थी वो वहाँ आया भी। सर, ये सब मैंने रितिका को पाने के लिए किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करेगी। इसके लिए मैंने उसके माँ बाप को ही कर लिया। फिर मैंने उनको, मेरा एक दोस्त का खाली घर है जो कि साईं बाबा नगर में, मैंने उनको वही रखा। जब मैं रितिका को लेने गया तो मैंने उसको झूठ बताया। मैंने उससे कहा कि उसके मम्मी डैडी उसके साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि गुड्डू उन्हें परेशान कर रहा है। हाँ, और फिर एक बार जब वो वहाँ पहुँच गई तो तूने रितिका को शादी के लिए फोर्स किया। संजू, पूजा और गुड्डू के मर्डर, देशपांडे फैमिली का और रितिका के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए उसको अंदर डालो, ताकि ये जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ सके।
सर मैंने रितिका को पूछा कि उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कांटेक्ट किया, तो उसने बताया कि उसने खिड़की से बाहर किसी की मदद मांग के उसका फ़ोन लेकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया। लेकिन वो नंबर भी बाद में बंद ही आ रहा था ना। हाँ सर, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया था। शिरके, किस ख्याल में खोए हो? सर मैं उस बेचारी पूजा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। संजू अनाथ हो गया, संजीव की पत्नी विधवा हो गई और कामले ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। सर आपको नहीं लगता कि ये सारे मर्डर्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर चंदर गुड्डू के लिए मान जाता तो? इसे पता क्या होता, हो सकता है अमरीश कोई और क्रेजी आइडिया लेके आ जाता। सर आज के ज़माने में भी लोग जात पात इन सब चीज़ों को मानते हैं। लोग अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं। शिरके ऐसा है कि हम जुर्म से लड़ सकते हैं, लोगों की मान्यताओं से नहीं।